Hello friends and welcome to the Prep Buddy. My name is Kritika Mittal and today we are here with preparation strategy for ESC Prelims Paper 1. तो आज ही मेडीजी का एक लाइव सेशन आया था जिसमें बी सिंह सर ने एक डिटेल स्ट्रैटेजी बताया कि कैसे हम प्रीलिम्स पेपर 1 की यानी जो जीएस वाला पेपर है उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या सिलेबस है, कैसे हम उसमें स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में एक छोटे से टाइम में एक वीडियो उस जो लाइव सेशन के मेजर टेक अवेज है, मेजर पॉइंट्स है, जो क्रक्स है वीडियो का, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत है अपने लिए एक मार्क्स की रेंज डिसाइड करने की, यानी हम कितना अटेम्प्ट करना चाहते हैं, कितना हम पेपर 1 में स्कोर करने के लिए एम कर रहे हैं, उसको डिसाइड करने के लिए, वो रेंज डिसाइड करने के लिए कुछ स्टैटिस्टिक्स हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए, ये जो है मैं प्रीलिम्स के पेपर 1 की बात कर रही हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे जो फर्स्ट 10 टॉपर्स हैं, यानी कि जो 2020 ESC 2020 में जिन लोगों की फर्स्ट 10 रैंक्स थी, उनके मार्क्स की रेंज कितनी है। हम ब्रांच वाइज बात करते हैं। अगर आप मैकेनिकल में देखो तो रेंज 76 to 107 थी, विच इज़ ऑल्सो द हाइएस्ट। मैकेनिकल में जनरली मैकेनिकल में और सिविल में मार्क्स सबसे हाईएस्ट रहते हैं पेपर 1 में, क्योंकि पेपर 1 के कई सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, जीएस वाले पोर्शन में कई सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो ओवरलैपिंग है विद द टेक्निकल सिलेबस ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल, तो उनको थोड़ा सा ईजी पड़ जाता है वहाँ पर, तो उनके मार्क्स उसी वजह से थोड़े रिलेटिवली हाई रहते हैं। अगर आप एवरेज मार्क्स देखो तो आप देखोगे 93 मार्क्स एवरेज थे टॉपर्स के, यानी फर्स्ट 10 टॉपर्स के। अगर आप एवरेज मार्क्स ओवरऑल देखो, यानी जो सारे कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट हुए उनके ओवरऑल एवरेज मार्क्स देखो तो 84 एवरेज मार्क्स था। लेकिन इसी जगह पे अगर आप देखो पेपर 2 में, यानी जो टेक्निकल पेपर है, उसमें जो एवरेज मार्क्स है वो बहुत ज़्यादा है, उसका जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट अबव 60 है सारी ही ब्रांचेस में। जबकि पेपर 1 में जो जनरल स्टडीज़ वाला पेपर है, उसमें जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो लोग स्कोर कर रहे हैं एवरेज, दैट इज़ इन 40s ओनली। इसका मतलब ये है कि जनरली इसका जो हमें इससे जो हम समझ रहे हैं वो ये है कि पेपर 1 का जो अटेम्प्ट, पेपर 1 का जो स्कोर हमें एम करना है, उसको बहुत ही ज़्यादा हाई होने की, यानी 200 में से अबव 100 होने की ज़रूरत नहीं है। इवन इफ़ यू आर एमिंग फॉर टॉप 10 रैंक्स, आपके लिए 80 to 90 एक बहुत ही डिसेंट स्कोर होगा। अबव 90 अबव 100 तो बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स स्कोर है। अगर आप बहुत डिसेंट रैंक, अगर आप टॉप 10 रैंक में भी चाहते हैं तो आप 80 to 90 रेंज में स्कोर कर सकते हैं। जो नंबर आपके, क्योंकि प्रीलिम्स का जो कट ऑफ होता है वो एक कंबाइंड कट ऑफ होता है, पेपर 1 का कोई सेपरेट कट ऑफ नहीं है। करेक्ट, पेपर 1 में आपको बस 15% मार्क्स मिनिमम स्कोर करने हैं, लेकिन पेपर 1 का कोई सेपरेट कट ऑफ नहीं है। जो कट ऑफ होता है वो प्रीलिम्स का होता है, यानी टेक्निकल और पेपर 1 यानी जीएस दोनों का कंबाइंड कट ऑफ होता है। तो आप टेक्निकल से उसको कंपनसेट कर सकते हैं स्कोर को। तो सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है अपने लिए एक स्कोर की रेंज डिसाइड करना। ठीक है, अगर आप ये सारा एनालिसिस देखोगे सारी ब्रांचेस के लिए, वी हैव शोन द एनालिसिस हेयर, जो टॉपर्स की रेंज है मार्क्स की, ओवरऑल हाईएस्ट मार्क्स जो थे, यानी कि जो भी बच्चों ने क्वालिफाई किया उनमें से सबसे ज़्यादा मार्क्स जो थे वो भी मैंने लिख दिए हैं सारी ब्रांचेस में। तो दिस एब्सोल्यूट हाईएस्ट वाज इन सिविल विच वाज 125 मार्क्स। इट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हाई स्कोर। ठीक है, इतना हाई स्कोर के लिए एम करना या इसको अचीव भी करना बहुत मुश्किल है। If you are aiming for a score of 80 to 90, it is a pretty decent score. You can get a very nice rank. Okay, technical can compensate, right? Because you can see here average in technical is mostly greater than 60, even 70% भी हो जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से सबसे पहले आप अपनी स्कोर की एक रेंज डिसाइड करिए। उस रेंज के हिसाब से आप डिसाइड करिए कि आपका अटेम्प्ट कितना होना चाहिए। ठीक है, वो आप टेस्ट सीरीज़ के थ्रू डिसाइड कर सकते हैं। आप टेस्ट सीरीज़ में डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी को ट्राई करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे लिए एक
अटेम्प्ट, जो एक अच्छा अटेम्प्ट होगा, जो एक ऑप्टिमम अटेम्प्ट होगा वो कितना होगा, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा आपके नेगेटिव कितने हो रहे हैं, किस तरह से आप उन नेगेटिव्स को कंपनसेट करते हुए भी अपना जो डिजायर्ड गोल है उसको रीच कर पाए, उसके लिए कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले डिसाइड करना है एक गोल। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखें कट ऑफ मार्क्स की मैं बात करूँ, अगर कट ऑफ मतलब है प्रीलिम्स का कट ऑफ, यानी पेपर 1 और पेपर 2 जीएस और टेक्निकल दोनों का मिला के, तो आप देखोगे कि ये 2020 में थोड़ा वैकेंसीज कम होने की वजह से कट ऑफ बढ़ा था, लेकिन जनरली उससे पहले अगर आप देखोगे जब वैकेंसीज थी तो मैकेनिकल में, सिविल में, सभी में आप देखोगे कि 187 188 कट ऑफ था। तो इसमें से अगर आप 70 मार्क्स भी जीएस पेपर 1 में एम कर रहे हो तो बाकी टेक्निकल में जो 300 मार्क्स का पेपर है उसमें आप इजीली 110 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। कट ऑफ को क्रॉस करना, कट ऑफ क्लियर करना बहुत टफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों पेपर्स का इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं होता है, कंबाइंड कट ऑफ ही होता है, लेकिन मिनिमम 15% मार्क्स आपको दोनों पेपर में लाने होते हैं। यानी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जीएस पेपर में आप 5 मार्क्स ले आए और आप टेक्निकल पेपर में 200 ले आए तो आपका कट ऑफ क्लियर नहीं होगा। ठीक है, आप एलिजिबल नहीं होंगे। आपको मिनिमम 15% मार्क्स यानी कि 30 मार्क्स इन पेपर 1 एंड 45 मार्क्स इन पेपर 2 मिनिमम इतना लाना ही लाना होता है। करेक्ट। अगर अब आप देखोगे टॉपिक्स ऑफ पेपर 1, जो हमारे 10 टॉपिक्स 10 सब्जेक्ट्स हैं पेपर 1 में जीएस में, अगर आप उन 10 सब्जेक्ट्स को देखोगे तो आप देख सकते हो कि कितने क्वेश्चन लास्ट, क्योंकि ये पैटर्न 2017 से इंट्रोड्यूस हुआ है। 2017 से पहले पेपर 1 का सिलेबस ये नहीं था, पेपर 1 का सिलेबस डिफरेंट हुआ करता था। अभी जब से ये 10 टॉपिक्स इंट्रोड्यूस हुए हैं तब से आप देख सकते हो कि कितने मार्क्स, कितने क्वेश्चंस, दीज आर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं इन 10 टॉपिक्स में से। इफ ऑन एन एवरेज आई कंसिडर, तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो आप मार्किंग यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप देखोगे मटेरियल साइंस से बहुत सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा जो दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ठीक है, इनसे कंबाइंडली ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस एवरी ईयर दे आर आस्किंग। ठीक है, मैथमेटिक्स के कम कर देंगे तो एप्टीट्यूड के बढ़ा देंगे, एप्टीट्यूड के कम हो जाएंगे तो मैथमेटिक्स के बढ़ा देंगे। उसके अलावा मटेरियल साइंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत स्कोरिंग भी है, आप देख सकते हो ऑन एन एवरेज बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम हेयर एज यू कैन सी एनवायरनमेंट, ठीक है, खूब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और आईसीटी ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो थोड़ा सा मैकेनिकल और सिविल ब्रांच को फेवर करता है, आईसीटी जो है वो इलेक्ट्रिकल ईसी को फेवर करता है, क्योंकि इनके जो टॉपिक्स हैं वो टेक्निकल टॉपिक्स से ओवरलैप करते हैं इन ब्रांचेस के। तो अदर देन दीज 4 टॉपिक्स, ये जो 4 टॉपिक्स है हमारे, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग मैथ्स, एनवायरनमेंट और मटेरियल साइंस, इनके अलावा इनके बाद 5वीं प्रायोरिटी पे सिविल और मैकेनिकल वाले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को रख सकते हैं और ईसी और इलेक्ट्रिकल वाले आईसीटी को रख सकते हैं। ठीक है, इन 5 सब्जेक्ट के बाद जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं उनको आप सेलेक्टिवली प्रिपेयर कर सकते हैं, उनके कुछ टॉपिक्स आप छोड़ भी सकते हैं और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी वन बाय वन अबाउट ऑल दीज सब्जेक्ट्स, इनको कैसे पढ़ना है, क्या टॉपिक्स एब्सोल्युटली प्रिपेयर करने हैं और क्या टॉपिक्स आप थोड़ा बहुत छोड़ सकते हैं, क्या सोर्सेज ऑफ स्टडी, वी आर गोइंग टू सी ऑल ऑफ दैट। मैक्सिमम स्कोरिंग सब्जेक्ट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं और उसके अलावा इनमें स्कोर करना आसान भी है कंपैरेटिवली। करेक्ट, तो इनमें हम कोशिश करेंगे कि ऑलमोस्ट 50% इनमें स्कोर करें, मैथ्स और एप्टीट्यूड में इवन मोर। ठीक है, अगर इसमें 20 मार्क्स का पूछा जा रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें 16 to 18 मार्क्स स्कोर करें, क्योंकि बहुत ईजी एरिया है। ऑल्सो इंजीनियरिंग मैथ्स गेट में आप पढ़ चुके होते हैं तो बहुत, उसकी वजह से भी आपको जो आसानी है वो बढ़ जाती है स्कोर करने की। राइट, ये सिलेबस है, आपने सिलेबस देखा भी होगा पहले भी, यहाँ पर आप इन डिटेल देख सकते हो सारे टॉपिक्स जो सब्जेक्ट्स में है। आई एम गोइंग टू टेक वन बाय वन एनीवे। ठीक है, जो यूपीएससी ने मेंशन किया है, देव सेड कि 5% to 15% रेंज रहेगी सारे टॉपिक्स की, यानी कि 30 मार्क्स से ज़्यादा कोई भी टॉपिक नहीं पूछा जाएगा।
और उसके अलावा 10 मार्क्स से कम नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो वही रेंज रहती है सारे टॉपिक्स की, क्वेश्चंस की, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 कैटेगरीज में वी हैव डिवाइडेड द सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, जिसमें आ रहे हैं इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें आप एम करिए अबव 16 मार्क्स, ठीक है। टोटल अगर 20 मार्क्स का पूछा जा रहा है तो इसमें वी आर एमिंग फॉर अबव 16 मार्क्स। ये जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स है, स्टैटिक सब्जेक्ट्स का मतलब है कि इनसे करंट अफेयर्स लिंक करके हमें नहीं पढ़ने हैं। इनका सिलेबस ओवर द ईयर्स सेम रहेगा। अगर आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है तो स्टैटिक सब्जेक्ट्स को कोशिश करिए कि अच्छे से प्रिपेयर करें। अगर आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट देना भी पड़ा या रैंक इंप्रूवमेंट के लिए भी अगर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो तो ये सब्जेक्ट सेम रहेंगे, दे विल हेल्प यू। तो डायनेमिक सब्जेक्ट्स है उनको आपको करंट अफेयर्स से रिलेट करके कोलिंक करके पढ़ना है। लाइक आईसीटी है तो आईसीटी में जो नई स्कीम्स है गवर्नमेंट की, ई गवर्नेंस है या फिर जो भी आईसीटी का एप्लीकेशन है, राइट, करंट अफेयर्स में गवर्नमेंट स्कीम्स है, वो आपको रिलेट करके पढ़ना होगा। सेम गोस फॉर एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। बाकी जो सब्जेक्ट है वो स्टैटिक है, यानी उनका सिलेबस हर साल सेम ही रहने वाला है, राइट। सो नाउ लुक एट मैथमेटिक्स फर्स्ट। तो इसका आप कंप्लीट सिलेबस पढ़िए, इसको पूरी तरह से कवर करिए, क्योंकि एक तो आप गेट में अगर कोई गेट दे के आप इंजीनियरिंग सर्विस दे रहे हैं तो गेट में आपने पूरा पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो ये आसान भी है, इसमें सेलेक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है, सारे ही टॉपिक्स को कवर करिए। गेट से मैथमेटिक्स का लेवल ईएससी में बहुत ही कम रहता है तो आपको और आसान पड़ेगा, राइट। तो इसलिए भी आपके लिए प्रिपेयर करना भी आसान है, प्रैक्टिस करना भी आसान है, क्योंकि गेट में जो क्वेश्चंस आते हैं दे आर कैलकुलेटर बेस्ड। टाइम ज़्यादा होता है वहाँ पर क्वेश्चन, तो डिफिकल्टी लेवल भी थोड़ा ज़्यादा होता है। यहाँ पर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, पर क्वेश्चन टाइम भी कम है, डिफिकल्टी लेवल भी इसीलिए कम होता है। तो मैथमेटिक्स को पूरा फोकस करिए, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिए, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप PYQs जरूर प्रैक्टिस करिए, ESC के, गेट के भी प्रैक्टिस करिए। गेट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए 2 मार्क्स के क्वेश्चन आप चाहे छोड़ सकते हैं, लेकिन 1 मार्क के क्वेश्चन आपको सारे ही करने हैं। अगर आपके पास टाइम है तो अपनी ब्रांच के तो करिए ही करिए, क्योंकि इंजीनियरिंग मैथ्स कॉमन है अक्रॉस ब्रांचेस। कोशिश करिए मैक्सिमम जितनी ब्रांचेस के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर पाए उनको करिए। अगर आपको कोई डाउट आता है, यानी अगर कोई कंसेप्ट समझ नहीं आता है, यू कैन रेफर टू दिस बुक। आई डू नॉट रिकमेंड रीडिंग बुक्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर एनी पॉइंट ऑफ टाइम फॉर दैट मैटर। आपने जहाँ से भी लेक्चर्स रेफर किए, जहाँ से भी पढ़ाई की है, वहीं से ही नोट्स रेफर करिए पढ़ने के लिए। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं, PYQs देख सकते हैं। बुक आप केवल तभी खोलिए जब आपको किसी टॉपिक में डिफिकल्टी आ रही है या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है कि यहाँ पर ये लिखा है वहाँ ये लिखा है, हमें सही समझ नहीं आ रहा है, तभी आप बुक को रेफर करिए। नहीं तो आप बुक को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा एक तो टाइम टेकिंग हो जाता है और दूसरा इन एग्जाम्स के लिए बुक से पढ़ने की ज़रूरत है भी नहीं, राइट। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, इसमें भी आप कंप्लीट सिलेबस करिए। इसमें जो भी प्रॉब्लम्स है, टाइम एंड वर्क है, पेंडेंट है, क्लॉक प्रॉब्लम्स, जितनी भी प्रॉब्लम है सबको अच्छे से सॉल्व करिए, करेक्ट। ये भी ईजियर देन गेट रहता है। इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का लेवल फॉर ESC इज ईजियर देन गेट। दिस इज अ वेरी स्कोरिंग एरिया। दिस इज वाई, क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले लोगों के लिए इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड इट इज़ अ पीस ऑफ केक, करेक्ट। तो इसको जरूर एनकैश करिए, राइट। कहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं? अगेन यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम PYQs ऑफ ESC एंड गेट, यू कैन प्रैक्टिस PYQs ऑफ गेट फॉर डिफरेंट ब्रांचेस। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस फ्रॉम PYQs ऑफ CSAT। जो UPSC सिविल का एग्जाम होता है उसमें जो CSAT होता है उसमें एप्टीट्यूड पूछा जाता है। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको थोड़ा वीक लग रहा है पोर्शन, आप CSAT से प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट मटीरियल साइंस। मटीरियल साइंस के कुछ पोर्शंस जो है वो मैकेनिकल सिविल से ओवरलैपिंग है, कुछ पोर्शन इलेक्ट्रिकल EC से। तो पहले जो आपकी ब्रांच से ओवरलैपिंग पोर्शन है उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, करेक्ट। उसके बाद जो दूसरी ब्रांच के, यानी अगर आप इलेक्ट्रिकल EC के हैं तो पहले ये पोर्शन तो अच्छे से प्रिपेयर कर ही लीजिए। उसके बाद मैकेनिकल सिविल के भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मिस मत करिए। अगर आपसे पूरा नहीं भी प्रिपेयर हो रहा है, एटलीस्ट जो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको जरूर देखिए, राइट। इसमें हमें एम करना है कि एटलीस्ट 50% करेक्ट अटेम्प्ट करें, राइट। जो क्वेश्चन जितने पूछे जा रहे हैं उसमें से 50% हम स्कोर कर लें। जो इसके ईजी टॉपिक्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो 11th-12th से आपके सेम है, यानी जो कुछ टॉपिक्स आपने 11th-12th में पढ़े थे उनको पढ़ने में दिक्कत आपको नहीं आएगी, उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए।
जो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आई हैव मेंशन्ड हियर। इन टॉपिक्स को आपको किसी भी हालत में मिस नहीं करना है, इनको प्रिपेयर करना ही करना है, क्योंकि इसका कुछ पार्ट आपके टेक्निकल से ओवरलैप करता है, तो ये स्कोरिंग भी है। तो आप ट्राई करिए इसका जितना हो सके उतना सिलेबस प्रिपेयर करिए। दिस इज अ स्टैटिक पार्ट, यानी कि एक बार प्रिपेयर कर लेंगे तो इसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है, करंट अफेयर्स का कोई रोल नहीं है। PYQ ज़रूर प्रैक्टिस करिए। दीज आर 2 बुक्स दैट आर बीइंग रेफर्ड, मैकेनिकल सब टॉपिक्स के लिए और इलेक्ट्रिकल सब टॉपिक्स के लिए। अगेन अगर आपको कोई डाउट होता है, ओनली देन, इफ एब्सोल्युटली नेसेसरी, ओनली देन इन बुक्स को रेफर कर सकते हैं। सिमिलरली आप एनर्जी और एनवायरनमेंट के लिए देख सकते हैं। आई एम टेकिंग टॉपिक्स इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, जिस प्रायोरिटी में आपको इन्हें प्रिपेयर करना चाहिए। एनर्जी एनवायरनमेंट स्टैटिक प्लस डायनेमिक है, यानी इसमें करंट अफेयर्स को रिलेट करके आपको पढ़ना होगा। इसमें भी आप 50% करेक्ट अटेम्प्ट के लिए एम करिए। दीज आर सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको मिस नहीं करने हैं। इसके क्वेश्चंस बहुत बड़े नहीं होते हैं, सो द क्वेश्चंस आर टाइम सेविंग, ये आपको पेपर के टाइम में हेल्प करेगा। करेक्ट। ऑल्सो इट इज ओवरलैपिंग विद UPSC सिविल सर्विस एग्जाम, तो जो लोग उसके लिए एम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा टॉपिक है, उनको बिल्कुल भी इसको मिस नहीं करना चाहिए, अच्छे से प्रिपेयर करिए। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं उनको आप पढ़ के कोरिलेट करके प्रिपेयर करते रहिए। प्रैक्टिस के लिए ESC और सिविल सर्विस के प्रीलिम्स के भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। मूविंग ऑन, ICT देखिए। ICT वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इलेक्ट्रिकल EC, ठीक है। इसका कई पार्ट कम्युनिकेशन से ओवरलैपिंग भी है, तो इसको आप उनको थोड़ा आसान पड़ता है तो वो लोग इसको स्पेशली, ठीक है, बिल्कुल निगलेक्ट मत करिए, इसको कम्प्लीटली प्रिपेयर करिए। करेक्ट। एम फॉर 50% अटेम्प्ट, ये इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये मैकेनिकल सिविल वालों को भी प्रिपेयर ये टॉपिक्स तो कर लेने चाहिए, ठीक है। अगर आप पूरा नहीं भी कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल EC वाले ट्राई करें कि इससे भी ज़्यादा और सारे टॉपिक्स भी कंप्लीट कर लें, ठीक है। ICT इज ऑल्सो हैविंग सम डायनेमिक पार्ट, यानी कि इसकी जो भी एप्लीकेशन है इन E-गवर्नेंस या फिर जो टूल्स है या जो करंट डेवलपमेंट है वो आपको करंट अफेयर से जोड़ के इसको पढ़ना होगा। करेक्ट। तो वो आप इसको कोरिलेट करके वहाँ से प्रिपेयर करिए। राइट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सेम जैसे ICT इलेक्ट्रिकल EC वालों के लिए, सेम इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। तो इसमें इलेक्ट्रिकल EC वालों को थोड़ा टफ पड़ सकता है, तो वो ये करें कि अगर इसको नहीं प्रिपेयर कर पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, एटलीस्ट इस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रिपेयर कर ही कर लें। सिविल मैकेनिकल वाले भी जो है वो इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, जो बाकी टॉपिक्स हैं उनको इनसे नीचे रखें प्रायोरिटी में। राइट। प्रैक्टिस करने के लिए आप PYQs प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आता, आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं। राइट। वी ऑल्सो गिवन अ book that you can refer. मूविंग ऑन, स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी प्रैक्टिसेस। तो ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैंने बताया। उसके बाद स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी प्रैक्टिसेस है, एथिक्स है, डिज़ाइन ड्राइंग सेफ्टी है, करंट अफेयर्स है। इसमें आप थोड़ा सिलेक्टिव हो सकते हैं। आपको पूरा सिलेबस अगर नहीं भी कवर कर पा रहे हैं तो ट्राई करिए कि जो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एटलीस्ट उनको आप प्रिपेयर कर लें, ठीक है। जो भी इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको तो आप कर लीजिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इन्हीं को ही कर लीजिए, बाकी टॉपिक्स को निगलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं और इन बुक्स को रेफर कर सकते हैं अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो। करेक्ट। नाउ वी टॉक अबाउट डिज़ाइन ड्राइंग एंड सेफ्टी। ड्राइंग के क्वेश्चंस अभी पूछे नहीं गए हैं 1-2 साल में। डिज़ाइन बहुत ही स्मॉल, इसका सिलेबस बहुत कम है, कम इंपॉर्टेंस भी कम है। करेक्ट। सेफ्टी अगेन सिलेबस भी कम है, स्कोरिंग भी कम है बिकॉज इट इज़ मोर एप्लीकेशन बेस्ड। अगर किसी के पास जॉब वर्क का एक्सपीरियंस है तो उसको सेफ्टी आसान पड़ेगा, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर सेफ्टी। जो फ्रेशर्स हैं या जो सीधा कॉलेज के बाद प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो ड्राइंग के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो प्रिपेयर कर लें। करेक्ट। सेफ्टी के ये जो 2 टॉपिक्स हैं इनको प्रिपेयर कर लीजिए। डिज़ाइन चाहे तो छोड़ सकते हैं आप, जिसके जो थ्योरी वाला पोर्शन है उसको छोड़ भी सकते हैं। करेक्ट। यू कैन प्रिपेयर दिस टॉपिक सेलेक्टिवली, ठीक है, क्योंकि ये जो सारे ही सब्जेक्ट्स हैं तो एक्चुअली इनमें कुछ फिक्स नहीं है कि किन टॉपिक से। एक तो बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है, केवल 4 ही साल हुए हैं इस पैटर्न पे एग्ज़ाम होते हुए, तो कुछ भी बहुत ज़्यादा डेफिनेट कहना पॉसिबल नहीं है कि क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। तो आप सेलेक्टिवली इन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं अगर टाइम कम है तो। इफ़ यू हैव टाइम तो आप प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है
है उनको पहले प्रिपेयर करिए, अच्छे से प्रिपेयर करिए, ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, उसके बाद जो बाकी टॉपिक्स हैं उनको भी प्रिपेयर करिए। एथिक्स अगेन स्टैटिक्स, वेरी स्मॉल सिलेबस। एथिक्स ऐसा सब्जेक्ट है अगर आप IQ से, कॉमन सेंस से थोड़ा सा डेफिनेशंस वगैरह पढ़ के, थोड़े इसके बेसिक्स पढ़ के अप्लाई करेंगे तो ईजिली सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको आप प्रिपेयर कर लीजिए, प्रैक्टिस करिए ESC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। जो एथिक्स CS में पूछा जाता है, UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, वो इससे थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये इंजीनियरिंग एथिक्स इसमें पूछे जा रहे हैं। उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा। ठीक है, इसमें जो है ESC में इट इज़ एथिक्स इन इंजीनियरिंग प्रोफेशन। अगर कोई बुक रेफर करनी ही है यू कैन रेफर नागराजन। ठीक है, ज़रूरत नहीं है वैसे अगर आप कोई नोट से या क्वेश्चन से पढ़ रहे हैं तो, लेकिन सिविल्स के जो PYQs हैं उनको प्रैक्टिस करने से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा, उनको अवॉइड कर सकते हैं। ESC के PYQs को ही प्रैक्टिस करिए। राइट, करंट अफेयर्स बहुत वाइड टॉपिक है। अगर आप इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, रोज़ रोज़ पूरा अखबार पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत हेल्पफुल भी नहीं है आपके लिए, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एरियाज से करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, मेनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट इश्यूज एंड सोशल एंड इंडस्ट्रियल इश्यूज। इस तरह की न्यूज़ पढ़ने का बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है, इट इज़ जस्ट टाइम वेस्ट, इनको आप एब्सोल्युटली अवॉइड कर सकते हैं। अखबार पढ़ना भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, उससे बेटर होगा आप अगर कोई वीकली करंट अफेयर कंपाइलेशन या इवन मंथली कोई मैगजीन अगर आप पढ़ रहे हैं, उसमें भी बहुत सेलेक्टिवली ये इश्यूज़ पढ़ लीजिए। अगर आप करंट अफेयर्स को एंड ऑफ द ईयर के लिए छोड़ेंगे तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है क्योंकि एक साथ उतना कुछ एब्जॉर्ब करना इट बिकम्स वेरी टफ। सो आई वुड सजेस्ट गो फॉर अ मंथली और अ वीकली सब्सक्रिप्शन और वहाँ से केवल ये 2-3 टॉपिक्स को पढ़िए। करंट अफेयर्स कहते हैं कि करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, एक्चुअली यू नीड टू हैव अ बैकग्राउंड। ये बेसिकली स्टैटिक पार्ट जो था, जो पहले पूछा जाता था GK में, उसी के से रिलेटेड बस जो अभी न्यूज़ है वो पूछी जाती है। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है इकोनॉमिक्स का, थोड़ा सा आइडिया है अपना जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो कमिटीज़ हैं, जो एक्रोनिम्स हैं, तो बेसिकली वही पूछा जाता है इस सेक्शन से। राइट, नाउ हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। ठीक है, यानी कि जब पेपर आप देने बैठे तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है जिससे आप मैक्सिमम स्कोर कर सके। सबसे पहले तो जिस ऑर्डर में हमने सिलेबस, जिस ऑर्डर में सब्जेक्ट्स बताए हैं उनको प्रिपेयर वैसे ही करिए। जो फर्स्ट 5 टॉपिक्स हैं यानी मैथ्स, एप्टीट्यूड, मटेरियल साइंस, ICT, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और एनवायरनमेंट। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या ICT में से कोई एक जो भी आपकी ब्रांच के लिए सूट करे, उन 5 टॉपिक्स को होलिस्टिकली प्रिपेयर करिए यानी कंप्लीटली प्रिपेयर करिए सब्जेक्ट वाइज। और जो लास्ट के 5 टॉपिक्स हैं उनमें आप थोड़ा सा सिलेक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, आप मैंने पहले ही आपको बता दिया, अपना जो अटेम्प्ट है वो पहले से डिसाइड करिए, आप अपनी मार्क्स की रेंज डिसाइड करिए। उसमें आप ये कंसीडर करिए आप टेक्निकल में कितना स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, कट ऑफ कितना जा रहा है, टॉपर के मार्क्स कितने थे, उसके बीच में एक ऑप्टिमम रेंज निकालिए कि इसमें स्कोर करने से मैं सेफ रहूँगा। करेक्ट, इससे स्कोर करने में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। प्रीलिम्स क्वालिफाई करना आपका एम नहीं है तो प्रीलिम्स के कट ऑफ को देख के अपना गोल सेट मत करिए। ठीक है, आपका एम है फाइनल सिलेक्शन लेना, उसी हिसाब से अपना गोल, अपना अटेम्प्ट सेट करिए। टेक्निकल के अटेम्प्ट को घटा के फिर देख लीजिए कितना अटेम्प्ट चाहिए मुझे। अगर आप एम कर रहे हैं 90 मार्क्स के लिए, ठीक है, सपोज इफ यू आर एमिंग फॉर अबव 90 मार्क्स, तो आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट चाहिए। ठीक है, कितने आपके नेगेटिव होते हैं जनरली, उसके हिसाब से आप डिसाइड करिए कितना अटेम्प्ट चाहिए। ये सब कुछ आप टेस्ट सीरीज से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 2-3 टेस्ट देंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे, कैसे अटेम्प्ट करना है स्ट्रैटेजी के लिए पता चल जाएगा। कितने नेगेटिव हो रहे हैं तो कितना अटेम्प्ट करना है, तो कितना स्कोर हो पाएगा। उससे ज़्यादा अटेम्प्ट हमें पेपर में बिल्कुल नहीं करना है, कोई रिस्क नहीं लेना है फालतू का ज़्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में। ठीक है, जितना हमारा अटेम्प्ट है उतना ही हम करेंगे, उतना ही कर कर आएंगे। ठीक है, एक्यूरेसी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए क्योंकि देखिए स्पीड की यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, टाइम की दिक्कत नहीं है। आपको 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर 120 मिनट्स में यू हैव टू अटेम्प्ट 100 क्वेश्चन। ठीक है, 100 क्वेश्चन है आपके पास, 120 मिनट है, सफिशिएंट टाइम रहता है क्योंकि इसमें कुछ कैलकुलेशन वगैरह बहुत ही कम क्वेश्चन में रहती है। तो स्पीड आप अपनी उसी हिसाब से रखिए कि एक्यूरेसी मेंटेन रहे। ठीक है,
जब आप पेपर देने जाएं तो एक बार फर्स्ट गो में, फर्स्ट अटेम्प्ट में, यानी जब पेपर को फ्लिप थ्रू कर रहे हैं तो सबसे इजी क्वेश्चन जो लग रहे हैं, जो देखते ही थ्योरी वाले क्वेश्चन है, जो देखते ही आपको कॉन्फिडेंटली आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है, जिन क्वेश्चन को आपको पढ़े हुए हैं या देखे हुए हैं उनको अटेम्प्ट कर दीजिए। सेकंड गो में, सेकंड अटेम्प्ट में, जिनमें आपको थोड़ा सा एफर्ट लग रहा है या फिर फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है लेकिन आप कॉन्फिडेंट है कि हाँ मैंने ये पढ़ा हुआ तो है, इसका आंसर तो यही होगा, उनको अटेम्प्ट कर दीजिए। फिर कैलकुलेट करिए कितने क्वेश्चंस आपके हो गए। अगर जितना आपका अटेम्प्ट था, जितना डिसाइडेड था वो पूरा हो गया तो शांति से बैठ जाइए, पेपर को रिवाइज करिए, ज़्यादा उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उतना गोल रीच नहीं हुआ है तो हम जाएंगे थर्ड गो के लिए, थर्ड ट्राई के लिए। थर्ड ट्राई में हम एक कैलकुलेटेड रिस्क लेके, ठीक है, एक ऑप्टिमम रिस्क लेके, यानी कि अगर आपको 50 से ज़्यादा श्योरिटी है, कम से कम 70-80% श्योरिटी है कि नहीं थोड़ा पढ़ा तो था, याद नहीं आ रहा है, या फिर इससे रिलेटेड कुछ पढ़ा था तो लिंक करके आंसर कर सकते हैं, या एलिमिनेशन से आंसर कर सकते हैं कि ये दो ऑप्शन तो गलत है, ये पक्का पता है, दो में से ही तुक्का लगाना है, उसके लिए आप थर्ड अटेम्प्ट में यानी थर्ड गो में जाएंगे। तो ये जो है ये आपका 2 घंटे का पेपर होता है, तो कम से कम 1 आवर में या 1.15 आवर में, यानी 1 आवर 15 मिनट्स में ये पहले 2 अटेम्प्ट तो हो जाने चाहिए। थर्ड अटेम्प्ट के लिए आप आधा घंटा या फिर आप 45 मिनट्स बचा के रखिए, उसमें आप ये दीजिए। अगर नहीं हो रहा है, अटेम्प्ट के आसपास भी है, तो अननेसेसरी रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितना भी अटेम्प्ट हो गया है उतना ही छोड़ दीजिए। अगर मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, बेस्ट पॉसिबल वे टू सॉल्व देम इज थ्रू एलिमिनेशन। जो गलत है पहले उनको एलिमिनेट कर दीजिए, जिन जिन ऑप्शन में वो स्टेटमेंट्स हैं उनको हटा दीजिए, उससे क्वेश्चन फास्टेस्ट सॉल्व होते हैं, ठीक है। जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें अगर आपको 3-4 बार पढ़ के लग रहा है कि फ्लो बन रहा है, क्योंकि इतना पढ़ते हैं हम लोग, आपको पता चल जाएगा। अगर नहीं बन रहा है, अगर आप बिना बात के उसको कोशिश कर रहे हैं कि इनको लिंक करने की, इसका मतलब कि वो रिलेटेड नहीं है। कुछ भी डाउट लग रहा है तो क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करिए, छोड़ दीजिए। इंट्यूशन से या ऐसा सोच के कि लग रहा है कि ये होगा, ऐसे नहीं करना है। बबल फिल करने का तरीका, आई टेल इट अगेन एंड अगेन, आई टेल यू वंस मोर। आपको बबल फिलिंग ना तो पेपर के बिल्कुल एंड में करनी है कि पहले पूरा पेपर कर लिया सॉल्व फिर लास्ट में बबल फिल कर रहे हैं, वो एक गलत अप्रोच है। हर क्वेश्चन के बाद बबल फिल करेंगे, वो भी एक गलत अप्रोच है। हमें चाहिए एक बीच का रास्ता। बीच का रास्ता क्या है? ये एक ऑफलाइन एग्जाम है, आपके पास बुकलेट होती है क्वेश्चन की, एक टाइम पे 2 पेज खुलते हैं, आप दोनों पेज को पहले अटेम्प्ट कर लीजिए, क्वेश्चन पेपर में ही सॉल्व कर लीजिए। जब दोनों पेपर के एंड में आ जाए तो आप उन दोनों पेपर के सारे क्वेश्चन के बबल्स फिल करिए, ठीक है। इस तरह अगर आप 2-2 पेज एट अ टाइम बबल फिल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, ठीक है, और एक्यूरेसी भी बनी रहेगी, राइट। सो दैट्स इट गाइज, दिस इज द क्रक्स ऑफ द कंप्लीट वीडियो, द कंप्लीट लाइव सेशन। दीज आर ऑल द मेजर takeaways. Thank you so much for watching this video. If you find it helpful, please do share it with your friends and give us a thumbs up. You can also tell us in comment section if you have any doubts or any thing that you want to ask us. Thank you so much. Don't forget to subscribe to the channel if you have not subscribed already, and press the bell icon so that you never miss an update. And join our Telegram channel for more updates on all the videos that we upload here. Thank you so much. Take care. Bye bye.